बातचीत विद रोशनी के मंच से मैं रोशनी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 का भाग 7। सवेरे का वक्त था, कोई 10 या 11 बजे होंगे। विंस्टन अपने दफ्तर के कमरे से शौचालय जाने के लिए बाहर निकला। बरामदा रोशनी से जगमगा रहा था। सामने की ओर से एक व्यक्ति आता हुआ विंस्टन को दिखाई दिया। कुछ और पास आने पर विंस्टन ने देखा कि आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, वही लड़की थी। कबाड़ी की दुकान के पास रात के अंधेरे में उनकी मुलाकात हुए 4 दिन बीत चुके थे। और पास आने पर विंस्टन ने देखा कि लड़की के हाथ में पट्टी बंधी है और वह पट्टी उसके गले में भी लटकी है। दूर से ये पट्टी इसलिए नहीं दिखाई पड़ रही थी क्योंकि पट्टी के कपड़े का रंग भी वही था जो उसकी वर्दी का था। संभवतः उसका हाथ उपन्यासों के कथानक तैयार करने वाली मशीन में आ गया था। गल्प विभाग में इस तरह की दुर्घटना बहुधा हो जाया करती थी। उन दोनों के बीच की दूरी कोई 4 मीटर थी जब सहसा लड़की ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ी। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। अवश्य ही वह अपने घायल हाथ के बल गिरी होगी। विंस्टन उसके पास पहुंचकर रुक गया। अब वह घुटनों के सहारे उठ बैठी थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, परंतु मुंह के आसपास का भाग रोजाना की अपेक्षा कहीं अधिक लाल था। वह एकटक उसकी तरफ देख रही थी। लड़की की निगाह में दर्द से अधिक डर था। विंस्टन के हृदय में अजब सा भाव उत्पन्न हुआ। उसके सामने वह दुश्मन था जो उसे मार डालना चाहता था। उसके सामने एक मानव था जो पीड़ाग्रस्त था और जिसके हाथ की हड्डी भी शायद टूट गई थी। वह खुद उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ चुका था। उसे टूटे हाथ के बल गिर जाने पर विंस्टन को ऐसा लगा जैसे स्वयं उसका अंग दुख उठा हो। क्या चोट लग गई? उसने पूछा। कुछ नहीं, मेरा हाथ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वैसे बोल रही थी जैसे उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा हो। कोई हड्डी और तो नहीं टूट गई? नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर के लिए बड़ा तेज दर्द हुआ था। जो हाथ ठीक था वह उसने बढ़ा दिया। विंस्टन ने उसका हाथ पकड़कर खड़े होने में मदद की। अब वह नॉर्मल हो रही थी और पहले से ठीक लग रही थी। कोई खास बात नहीं हुई, उसने बात खत्म करते हुए कहा। कलाई में लग गई है। धन्यवाद कॉमरेड। इसके बाद वह उसी दिशा में बढ़ गई जिस तरफ उसे जाना था। उसके चलने की गति से कोई ये अंदाज भी नहीं लगा सकता था कि अभी अभी कुछ हुआ भी था। पूरे कांड में कोई आधे मिनट से अधिक समय नहीं लगा था। अपने भावों को चेहरे पर ना आने देने की उनकी स्वाभाविक आदत पड़ गई थी और इस समय तो वे बिल्कुल टेलीस्क्रीन के सामने खड़े थे। परंतु इतने पर भी क्षण भर के लिए ही सही आश्चर्य का भाव उनके चेहरे पर अवश्य आया था। उन 2 या 3 सेकंडों में ही, जितनी देर में उसने उठने के लिए लड़की को सहारा दिया था, उसने विंस्टन के हाथ में एक कागज सरका दिया था। उसने ये काम इरादतन किया था, ऐसा विंस्टन को नहीं लगा। उसने शौचालय में घुसते ही उसे अपनी जेब में डाल लिया। कागज का वह टुकड़ा बहुत छोटा था, गोल किया हुआ था। पेशाब करते हुए उसने जेब में ही उंगलियों से खोल लिया। उसमें अवश्य ही कोई संदेश होगा। एक क्षण के लिए उसकी इच्छा हुई कि पानी वाली कोठरी में जाकर कागज को जेब से निकालकर पढ़ ले, परंतु ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, ये उसे मालूम था। कुछ जगह ऐसी थी जहां की टेलीस्क्रीन पर हर वक्त नजर रखी जाती थी। वह अपने दफ्तर वाले कमरे में चला गया। वहां जाकर उस कागज के टुकड़े को उसने मेज पर पड़े कागजों के ढेर में डाल दिया। इसके बाद चश्मा लगाकर लेखन यंत्र उसने अपने सामने खींच लिया। 5 मिनट उसका दिल धड़क रहा था। 5 मिनट बाद सौभाग्यवश जो काम वह कर रहा था वह साधारण सा था। कुछ आंकड़े ठीक करने थे जिसमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। कागज पर जो भी लिखा हो उसका कुछ न कुछ राजनीतिक उद्देश्य अवश्य होगा। उसे 2 संभावनाएं प्रतीत हो रही थी। पहली तो ये कि लड़की अवश्य ही विचार नियंत्रक पुलिस की एजेंट है, जैसे कि उसे आशंका थी, और ये कि विचार पुलिस ने अपना संदेश देने के लिए ये पद्धति क्यों चुनी। संभवतः इसका कोई कारण हो। इस संदेश में शायद कोई धमकी दी गई हो, बुलाया गया हो, आत्महत्या कर लेने का आदेश दिया गया हो, या फिर कोई अन्य प्रकार का जाल बिछाया गया हो। दूसरी संभावना ये थी कि ये संदेश किसी गुप्त संस्था से आया हो और इसका विचार पुलिस से कोई संबंध ही न हो, परंतु वह अपने इस विचार को बराबर दबाने का यत्न कर रहा था। शायद ब्रदरहुड नाम की गुप्त संस्था का कोई न कोई अस्तित्व अवश्य होगा। निसंदेह ये विचार सर्वथा निर्मूल था, परंतु जब से कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमाया गया था तब से ही बार बार यह ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था। कुछ मिनट बाद उसे एक और ख्याल आया और वह शायद ज्यादा ठीक था। उसकी बुद्धि कह रही थी कि ये मौत का संदेशा है, परंतु उसे ऐसा नहीं लग रहा था। उसकी अविवेकपूर्ण आशाएं बढ़ रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था और बड़ी कठिनाई से लेखन यंत्र के माइक में आंकड़े बोलते हुए वह अपनी आवाज को कांपने से रोक पा रहा था।
इसके बाद उसने काम करके सारे कागज इकट्ठे किए और उनको नल में डालकर वापस कर दिया। अब तक 8 मिनट गुजर चुके थे। उसने अपनी नाक पर आए चश्मे को ठीक किया, धीरे से ठंडी सांस भरी और अगला काम हाथ में लिया। इसके ऊपर ही वह चिट रखी थी। चिट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। कुछ सेकंड के लिए वह उसे पढ़कर स्तब्ध हो गया। उसे इतना भी ख्याल न आया कि वह इस अपराध के सबूत को रद्दी के कागज वाले छेद में डालकर जला दे। उसकी इच्छा हुई वह कागज को दोबारा पढ़ ले। हालांकि वह उसका खतरा जानता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वस्तुतः यही शब्द कागज पर लिखे थे। इसके बाद काम करना कठिन हो गया। काम कर सकने से भी अधिक कठिन टेलीस्क्रीन से अपनी मानसिक द्वंद्व को छिपाना था। उसे लगा कि उसके पेट में बड़ी तेज आग जल रही है। गरम, भीड़ भाड़ और शोर भरे कमरे में दोपहर का भोजन गले से उतारना कठिन हो गया। भोजन के समय उसने सोचा था कि वह अकेला बैठेगा, परंतु दुर्भाग्य देखिए, उस मौके पर पार्सन्स ने उसे आ घेरा। शोरबेदार मांस की गंध और पार्सन्स के पसीने की दुर्गंध एक साथ उसकी नाक में घुस रही थी और ऊपर से पार्सन्स बड़बड़ करके कान चाटे जा रहा। वह घृणा प्रचार सप्ताह के बारे में कुछ कह रहा था। उस शोर से पार्सन्स की बात सुनाई नहीं पड़ रही थी और उसे बार बार बात दोहराने के लिए पार्सन से कहना पड़ता था। कमरे के दूसरी ओर अपनी एक सहेली के साथ वह लड़की भी बैठी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लड़की उसे नहीं देख रही थी। इसके बाद विंस्टन ने उस ओर आंख भी नहीं उठाई। दोपहर बाद वह अपेक्षाकृत स्वस्थ हो गया था। एक काम ऐसा आ गया जिसमें सारा ध्यान लगाना जरूरी था और जिसे पूरा करने में कई घंटों का समय लगना था। उसे पिछले 2 वर्षों की उत्पाद रिपोर्टों को इस प्रकार लिखना था जिससे अंतरंग पार्टी के एक सदस्य की बदनामी हो। आजकल वह सदस्य संकटग्रस्त था। इन कामों में विंस्टन बहुत तेज था। 2 घंटों के लिए लड़की की बात उसके दिमाग से बिल्कुल उतर गई। इसके बाद फिर विंस्टन को उसका ख्याल हो आया। उसकी ये इच्छा बड़ी तीव्र हो उठी कि वह अकेला हो। बिना एकांत के वह इस घटना चक्र पर पूरी तरह विचार ही नहीं कर सकता था। आज की रात सामुदायिक केंद्र में विशेष कार्यक्रम था। कैंटीन में किसी तरह शाम का भोजन भी निकला और केंद्र में आयोजित एक वाद विवाद गोष्ठी में भाग लिया। 2 गेम टेबल टेनिस पर खेले, कई गिलास शराब के गले के नीचे उतारे और फिर शतरंज और इंग सोश शीर्षक व्याख्यान सुना। उसका जी उब गया था, परंतु वह अब एक और संध्या केंद्र में अपनी गैर हाजिरी नहीं बढ़वाना चाहता था। ये शब्द पढ़ते ही मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, उसकी जीवित रहने की आकांक्षा बढ़ गई थी। उसे लगा कि छोटी छोटी बातों में अपने लिए खतरा पैदा करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। 23:30 रात के 11:30 बजे वह घर पहुंचकर बिस्तर पर लेट पाया। जब तक चुप रहे तब तक वह रात के अंधेरे में टेलीस्क्रीन की पहुंच के बाहर था। इस अंधेरे में वह लगातार सोच सकता था। अब व्यावहारिक समस्या थी, उस लड़की से कैसे संपर्क स्थापित किया जाए और कैसे मिला जाए। अब वह इस संभावना पर विचार नहीं करना चाहता था कि वह लड़की किसी प्रकार का जाल बिछा रही है। जब उस लड़की ने वह चिट उसे थमाई थी तो जो मानसिक द्वंद का भाव उसके चेहरे पर था, उससे अंदाजा किया जा सकता था कि कोई षड्यंत्र नहीं था। वह अवश्य ही मन बहुत डर गई होगी। केवल 5 रात पूर्व ही वह इसी लड़की का पत्थर से सिर फोड़ देना चाहता था, लेकिन अब उसके दिमाग में इस बात का ध्यान भी नहीं आ रहा था। वह उसके तरुण और नग्न यौवन की कल्पना कर रहा था जो उसने स्वप्न में देखा था। वह उसे पहले बिल्कुल मूर्ख समझता था। वह समझता था कि उसके दिमाग में घृणा और मिथ्या बातों का गोबर भरा होगा। अचानक उसे ध्यान आया कि वह कहीं उसके हाथ से ना निकल जाए। ये सोचते ही उसे हरारत सी हो आई, परंतु मिलने की समस्या बड़ी ही टेढ़ी थी। जिधर भी मुंह करिए टेलीस्क्रीन सामने था। वह उससे बातचीत करने के तरह तरह के उपाय सोच रहा था। वह हर उपाय पर गौर कर रहा था। आज सवेरे जैसे वे मिले थे वैसी बात स्पष्ट था दोबारा नहीं हो सकती थी। यदि वह रिकॉर्ड विभाग में होती तो उससे मिलना अपेक्षाकृत आसान था, परंतु फिक्शन विभाग के संबंध में उसका ज्ञान बहुत कम था। वह किसी बहाने से भी वहां नहीं जा सकता था। यदि वह ये जान जाता कि वह कहाँ रहती है, काम पर कब आती है, तो रास्ते में आते जाते मिलने की कोई योजना बनाई जा सकती थी, परंतु घर जाते हुए उसका पीछा करना सुरक्षित नहीं था। इसका कारण ये था कि उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती, अर्थात मंत्रालय के सामने इधर उधर चक्कर काटने पड़ते। उससे अन्य लोगों का ध्यान उसकी ओर अवश्य जाता। डाक से पत्र भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। नियम अनुसार डाक के हर पत्र को डाकखाने में खोलकर पढ़ लिया जाता था। बहुत कम लोग पत्र लिखते थे। साधारण बातों के लिए छपे पोस्ट कार्ड थे। उनमें अनेक बातें छपी थीं। इनमें से जिन बातों की जानकारी प्राप्त ना करनी हो उनको काटकर भेजा जा सकता था।
इसके अतिरिक्त घर का पता जानना तो दूर, वह उस लड़की का नाम तक नहीं जानता था। अंत में उसने सोचा मिलने की सबसे सुरक्षित जगह कैंटीन है। यदि वह किसी मेज पर अकेली मिल जाए और मेज कमरे के बीच में हो, टेलीस्क्रीन से दूर तथा चारों तरफ लोग बातचीत कर रहे हों और ऐसा मौका आधे मिनट के लिए भी मिल जाए तो कुछ शब्द कहे सुने जा सकते हैं। इसके बाद एक सप्ताह स्वप्न किसी बेचैनी में बीता। दूसरे दिन वह लड़की उस समय तक कैंटीन में आई ही नहीं जब तक वह चलने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। सीटी बज चुकी थी। लड़की की शिफ्ट शायद बदल गई थी। वे एक दूसरे के पास से बिना नजर डाले गुजर गए। तीसरे दिन वह अन्य सहेलियों के साथ थी। इसके बाद लगातार 3 दिनों तक वह आई ही नहीं। उसका शरीर तथा दिमाग दोनों ही बुरी तरह दुखी थे। उसे उठना, चलना फिरना, बात करना, मिलना जुलना सभी कुछ बुरा लग रहा था। सोते में भी वह उसकी कल्पना से मुक्त नहीं हो सकता था। उन दिनों डायरी उसने छुई भी नहीं। उसे मालूम ही नहीं था कि उस लड़की का क्या हुआ। शायद उसे मार डाला गया था, या उसने संभवतः स्वयं ही आत्महत्या कर ली थी, या उसे ओशनिया के दूसरे कोने में भेज दिया गया हो। अगले दिन वे दिखाई पड़ गई। उसका हाथ गले में पड़ी पट्टी से बाहर था। कलाई पर थोड़ा प्लास्टर अवश्य था। बड़ी मुश्किल से बात करने की इच्छा पर वह काबू पा सका। इसके बाद वाले दिन उसे बात करने का मौका भी हाथ लगा। जब वह कैंटीन में आया तो उसने देखा कि वह दीवार से दूर एक मेज पर अकेली बैठी है। काफी वक्त था और भीड़ अधिक नहीं थी। क्यों धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब वह ट्रे लेकर मेज की ओर चला तो भी वह अकेली थी। वह बिल्कुल सामान्य भाव से उसके मेज पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। 2 सेकंड बाद वह उसके पास पहुंच जाता, तभी उसके पीछे किसी ने उसे आवाज दी, स्मिथ। सुनहरे बालों वाला, बेवकूफ सा दिखने वाला विल्चर नाम का युवक उसके पास की एक खाली मेज पर उसे बुला रहा था। निमंत्रण अस्वीकार कर देना सुरक्षित नहीं था। एक बार पहचान जाने के बाद अकेली लड़की के समीप जाकर बैठ जाना उसके लिए व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं था। ऐसा करने पर लोगों का ध्यान उसकी ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता। वह उस युवक के पास वाली मेज पर ही मुस्कुराकर बैठ गया। उसकी तबीयत कर रही थी कि वह घूंसा मारकर उसका मुंह तोड़ दे। उस लड़की वाली मेज कुछ ही मिनट के बाद अन्य व्यक्तियों से भर गई। अगले दिन वह जानबूझकर लंच रूम में जल्दी आ गया। वह आज भी उसी मेज पर बैठी थी और अकेली थी। कुछ देर बाद विंस्टन उस लड़की के पास अकेला बैठा था। उसका दिल बड़े जोरों से धड़क रहा था। ये बात जरूरी थी कि वे तुरंत बातचीत कर लें, परंतु वह अब बहुत भयग्रस्त था। वह शायद बोलता ही नहीं यदि उसकी नजर एम्पल फोर्स पर ना पड़ गई होती। वह कवि था। अपनी ट्रे हाथ में लिए वह उपयुक्त मेज की तलाश में चारों तरफ निगाह दौड़ा रहा था। अपने कवित्वपूर्ण ढंग से एम्पल फोर्स को विंस्टन से कुछ स्नेह था। यदि वह उसे देख लेता तो अवश्य ही उसके पास आकर बैठ जाता। 1 मिनट का वक्त था और इसी बीच में काम कर लेना था। विंस्टन और वह लड़की दोनों ही खा रहे थे। मंदी आग पर पकी फली की शोरबेदार सब्जी वे खा रहे थे। मंद स्वर में विंस्टन ने बोलना शुरू किया। दोनों में से किसी ने भी सिर ऊपर नहीं उठाया। सब्जी का शोरबा वे लगातार चम्मच से पीते जा रहे थे। इस बीच उन्होंने आवश्यक बातचीत कर ली। दफ्तर से कब छुट्टी मिलती है? 18:30 पर, शाम 6:30 बजे। हम कहाँ मिल सकते हैं? विक्ट्री स्क्वायर में, स्मारक के पास। वहाँ टेलीस्क्रीन बहुत है। कोई हर्ष नहीं, भीड़ भाड़ खूब होनी चाहिए। कोई संकेत? नहीं, मेरे पास उस समय तक ना आइएगा जब तक मेरे आसपास काफी आदमियों का जमघट ना हो। समय शाम 7 बजे। अच्छी बात है। एम्पल फोर्थ विंस्टन को नहीं देख पाया और दूसरी मेज पर बैठ गया। लड़की ने जल्दी जल्दी अपना लंच समाप्त किया और चल दी। विंस्टन सिगरेट पीता बैठा रहा। अपनी बात खत्म कर लेने के बाद फिर वे नहीं बोले। उन्होंने एक दूसरे को यथासंभव देखा भी नहीं। विंस्टन विक्ट्री स्क्वायर में समय से पूर्व ही पहुंच गया था। वह उस स्मारक के चारों तरफ घूमता रहा जिसके शीर्ष पर मोटा भाई की शक्ल थी। ये शक्ल दक्षिण की ओर देख रही थी। सड़क पर उसी स्मारक के सामने घोड़े पर एक मूर्ति बैठी थी। ये मूर्ति ओलिवर क्रॉम्वेल की बतलाई जाती थी। 7:05 हो गए किंतु वह लड़की नहीं आई। विंस्टन के मन में फिर वही पुराना डर उभर आया। शायद उसने अपने विचार बदल लिए हो और इसीलिए नहीं आई हो। वह धीरे धीरे उत्तर की तरफ चलता गया और सेंट मार्टिन चर्च को मन ही मन पहचान कर खुश होने लगा। तभी उसने देखा कि लड़की स्मारक के सबसे नीचे वाले हिस्से में खड़ी है। वह कोई पोस्टर पढ़ने का बहाना कर रही है। जब तक और लोग ना पहुंच जाएं, तब तक उसके समीप जाना खतरनाक था। चारों ओर टेलीस्क्रीन लगे थे। तभी लोगों के चिल्लाने और भारी भरकम ट्रकों के चलने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज बाईं ओर से आ रही थी। अचानक सब लोग स्क्वायर के पार सड़क की ओर दौड़ने लगे। लड़की भी स्मारक के कोने पर बने शेरों के सहारे मुड़कर भीड़ में मिल गई। विंस्टन भी पीछे पीछे भागा। दौड़ते भागते हुए उसने किसी के मुंह से सुना कि यूरेशियन सैनिक बंदियों का एक जत्था गुजर रहा है।
स्क्वायर के दक्षिणी भाग से पहले ही भीड़ काफी दिखाई दे रही थी। सामान्यतः विंस्टन भीड़ के कोने में कहीं खड़ा हो जाया करता था, लेकिन इस बार धक्के मारता और धक्के खाता वह भीड़ के बीचों बीच घुस गया। शीघ्र ही वह उस लड़की के पास पहुंच गया। अब वह उस लड़की के बराबर खड़ा था। दोनों एक दूसरे से कंधे सटाए खड़े थे और एक टक सामने देख रहे थे। ट्रकों की एक लंबी पंक्ति धीरे धीरे गुजर रही थी। हर ट्रक के कोने पर कठोर मुद्रा में सशस्त्र संतरी खड़े थे। उनके पास छोटी मशीन गन थी। भद्दी से हरी वर्दी में पीले वर्ण के बहुत से सैनिक भरे पड़े थे। वे उदास थे और उनके चेहरे से ऐसा लगता था कि वे मंगोलियन हैं। वे ट्रकों के अंदर से लोगों को ताक रहे थे। कभी कभी कोई ट्रक उछलता तो बंदी सैनिकों के पैरों में पड़ी बेड़ियां खनक उठती। एक एक करके अनेकों ट्रक भरे जत्थे निकल गए। विंस्टन जानता था कि वे सैनिक बंदी ट्रक में हैं, लेकिन वह उनको कुछ कुछ देख रहा था। लड़की का कंधा और कोहनी तक का हाथ उसकी कमर तक चिपका हुआ था। उसके गाल विंस्टन के इतने निकट थे कि वे उनकी उष्णता तक अनुभव कर रहा था। बहुत जल्दी ही लड़की ने बात शुरू कर दी। पहले की भांति निर्लिप्त स्वर में बिना होंठ हिलाए उसने अपनी इस बात को इस तरह कहा कि विंस्टन सुन ले, लेकिन इसके बाद उसकी आवाज भीड़ तथा ट्रकों के आने जाने के शोर में डूब जाए। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ। रविवार को तीसरे पहर खाली है? हाँ। तो ध्यान से सुने, ये याद रखना, पेडिंगटन स्टेशन जाना। सैनिक भाषा में उसने संक्षेप में वह रास्ता बतला दिया जहां से उसे जाना था। आधे घंटे की रेल यात्रा के बाद स्टेशन से बाहर आना और बाईं तरफ मुड़ जाना। 2 किलोमीटर पैदल चलना। एक फाटक मिलेगा खुला हुआ। मैदान पर एक पगडंडी दिखाई देगी। फिर घास के बीच से एक पगडंडी जाती हुई दिखाई पड़ेगी। झाड़ियों के बीच में यही पगडंडी गई है। फिर एक सूखा पेड़ मिलेगा, इसी पर काई जमी है। ऐसे लग रहा था जैसे सारा नक्शा उसके दिमाग में था। ये सब याद रहेगा? उसने अंत में पूछा। हाँ, विंस्टन ने उत्तर दिया। पहले बाएं मुड़िए, फिर दाहिने, फिर बाएं। फाटक पर सांकल नहीं है। ठीक है। वक्त कोई दिन के 3 बजे। शायद कुछ इंतजार करना पड़े। मैं दूसरे रास्ते से पहुंचूंगी। अच्छा, आपको ये सब याद रहेगा ना? हाँ। तो अब मेरे पास से जितनी जल्दी हो सके हट जाइए। उसे ये कहने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु एक क्षण के लिए भीड़ से उनका निकलना हिलना भी मुश्किल था। ट्रक अभी भी गुजर रहे थे। लोगों का मन अभी तृप्त नहीं हुआ था। पहले तो कुछ लोगों ने कुछ शोर मचाया। इसमें पार्टी सदस्य ही अधिक थे, परंतु बाद में ये शोर बंद हो गया। भीड़ में उत्सुकता का भाव ही अधिक था। विदेशियों को, चाहे वे यूरेशिया के हों या ईस्ट एशिया के, अजब जानवर समझा जाता था। इन्हें बंदियों के अलावा अन्य किसी भी रूप में ओशनिया के लोगों ने नहीं देखा था। केवल उनकी झलक ही मिलती थी। लोगों को ये भी ज्ञात नहीं होता था कि अंततः उनका क्या होता था। हाँ, इतना जरूर मालूम था कि इनमें से कुछ को युद्ध अपराधी घोषित करके फांसी दे दी जाती थी, अन्य लापता हो जाते थे। शायद उनमें श्रम शिविरों में बेगार ली जाती थी। मंगोल चेहरों के बाद अब यूरोपियन जैसे चेहरे आने लगे थे। ये गंदे थे, थके थे और सबकी दाढ़ियां बड़ी हुई थी। गालों की हड्डियां उभर आई थी। कभी वे विंस्टन की आंखों में आंखें डालकर देखते थे, इसके बाद तुरंत उनकी आंखें हट जाती थी। अंतिम ट्रक में एक वृद्ध था। उसके हाथ की कलाइयां एक दूसरे पर सामने रखी थी। ऐसा लगता था कि इस प्रकार हाथ पर हाथ रखने का उसे अभ्यास पड़ गया है। अब समय आ गया था कि विंस्टन और लड़की एक दूसरे से विदा ले लेते, परंतु अंतिम क्षण जब वे अलग होने वाले ही थे, तभी उसका हाथ विंस्टन के हाथ के पास आया और विंस्टन ने महसूस किया कि उसका हाथ थोड़ा सा दबा। हाथ में हाथ कोई 10 सेकंड रहा होगा, परंतु उसे लगा कि वे दोनों युगों से एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं। उसे लड़की के हाथ की हर उंगली का ज्ञान है। उसने उसकी लंबी उंगलियों का स्पर्श किया, श्रम से कठोर हुए हथेलियों को अनुभव किया, कलाई के नीचे के कोमल मांस को छुआ। तभी उसे याद आया कि वह ये नहीं जानता था कि उसकी आंखें कैसी हैं। शायद भूरी थीं, परंतु काले बाले वाले लोगों की आंखें बहुधा नीली ही होती हैं। पीछे मुड़कर उसे देखना तो मूर्खता होती। वे हाथ पकड़े थे, परंतु भीड़ में कोई देख नहीं सकता था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। विंस्टन के दिमाग में अब लड़की की आंखें नहीं, बल्कि एक दुखी बंदी की आंखें घूम रही थीं। विंस्टन धूप छाया में होता हुआ गली से गुजर रहा था, जहां पेड़ नहीं होते थे। वहां वह धूप में चल लेता था। पेड़ों के नीचे उसके बाईं तरफ वाला मैदान नीला सा था। यहाँ नीले फूलों के पौधे थे। हवा त्वचा का चुंबन सा लेती प्रतीत हो रही थी। 2 मई की तारीख थी। जंगल के मध्य भाग में कहीं से कबूतरों के जोड़ों की गुटरगू की आवाज आई। मैं कुछ जल्दी आ गया था। यात्रा में कोई कठिनाई नहीं हुई। मैं लड़की इतनी अनुभवी थी कि उसने विंस्टन को साधारण डर का अनुभव भी नहीं होने दिया।
विंस्टन ने सोचा कि सुरक्षित स्थान तलाश करने का भार उस पर छोड़ा जा सकता है। वैसे तो लंदन और गांव दोनों जगह एक सा ही खतरा था, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम टेलीस्क्रीन नहीं थे, परंतु इधर उधर छिपे माइक्रोफोन अवश्य हो सकते थे। इनसे ध्वनि ग्रहण करके सुनी जा सकती थी और आवाज पहचान कर आपको पकड़ा जा सकता था। दूसरे, अकेले यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर दूसरों का ध्यान आकृष्ट होता था। 100 किलोमीटर के दायरे में आने जाने के लिए पासपोर्ट को तस्दीक नहीं कराना पड़ता था, परंतु कभी कभी पुलिस के गश्ती दस्ते स्टेशन पर मिल जाते थे। यदि वे किसी पार्टी सदस्य को देख लेते तो उससे पासपोर्ट देखने को मांगते और तरह तरह के सवाल पूछते थे, परंतु कोई गश्ती पुलिस का आदमी नहीं दिखाई पड़ा और साथ ही उसने ये भी जान लिया कि उसका कोई पीछा भी नहीं कर रहा। गर्मियां थी, ट्रेनें मजदूरों से भरी थी। वे सब छुट्टी मनाने की मुद्रा में थे। काठ की बनी बेंचों वाली कंपार्टमेंट में बैठकर उसने यात्रा की। वह डिब्बा एक मजदूर परिवार से भरा था। उसमें पोपले मुंह वाली दादी से लेकर दूध पीता बच्चा तक शामिल थे। वे लोग अपने संबंधी के यहाँ जा रहे थे। इसके साथ ही विंस्टन को उन्होंने ये भी बताया कि वे लोग वहाँ काले बाजार में मक्खन भी खरीदेंगे। यहाँ कच्ची सड़क कुछ और चौड़ी हो गई थी, जैसा कि उसने बताया था। पगडंडी सामने थी। इस पर शायद पशु ही आते जाते थे। ये पगडंडी सीधी झाड़ियों में चली गई थी। उसके पास घड़ी नहीं थी, लेकिन 3 अभी नहीं बजे थे। नीले फूलों के पौधे इतने अधिक थे कि उनके पैरों के नीचे आने से बचना कठिन हो गया था। वह झुककर कुछ फूल तोड़ने लगा। उसने सोचा आने पर वह लड़की को फूलों का गुच्छा भेंट करेगा। कुछ ही देर में बड़ा सा गुच्छा बन गया। अभी वह ठीक से फूल सूंघ भी नहीं पाया था कि उसके पीछे से आवाज आई, जिसे सुनते ही उसका खून सूख गया, परंतु वह फूल बटोरता रहा। यही ठीक था। शायद वह लड़की ही हो, या शायद उसका पीछा किया जा रहा था। पीछे देखने का मतलब अपने को दोषी सिद्ध करना था। वह एक के बाद एक फूल तोड़ता रहा। तभी उसके कंधे पर हल्के से किसी ने हाथ रखा। उसने सिर उठा लिया। वह लड़की ही थी। उसने सिर हिलाकर चुप रहने का संकेत किया। इसके बाद वे झाड़ियों से होकर जंगल की तरफ बढ़ गए। स्पष्ट था कि वह उसके पहले भी इस जगह पर आ चुकी थी। वह गड्ढों से ऐसे बचती चली जा रही थी जैसे कि उसको इसका अभ्यास हो गया हो। विंस्टन उसके पीछे था, उसके हाथ में फूलों का गुच्छा। वह कूदती फांदती झाड़ियों को पार करती जा रही थी, क्योंकि कहीं कहीं रास्ता भी नहीं था। विंस्टन उसके पीछे चलता हुआ अब एक ऐसी जगह आ गया था जो एक छोटा सा घास का मैदान था और चारों तरफ पेड़ों से घिरा था। लो, आ गए, उसने कहा। वह अभी उससे कई कदम की दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। अभी तक उसका एहसास नहीं हो रहा था कि वह उस लड़की के पास जाए। वह कह रही थी, मैं सड़क पर इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहती थी कि कहीं कोई माइक न छिपा हो। मेरा ख्याल तो नहीं है कि वहां कोई माइक होगा, लेकिन हो भी सकता है। ऐसी दशा में वे सुअर हमेशा आवाज पहचान लेते हैं। हम यहाँ सुरक्षित हैं। हाँ, इन पेड़ों को देखो। वे छोटे छोटे थे, अभी जैसे उन्हें अभी काट लिया गया हो, और अब उनके कटे हुए तनों से शाखें फूट रही थीं। अब बांसों का वन फिर तैयार हो रहा था। इनमें से एक भी वृक्ष अभी कलाई से अधिक मोटा नहीं था। यहाँ ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जहाँ माइक छिपाया जा सके। दूसरे, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। वे केवल बातचीत कर रहे थे। अब वह पहले से अधिक उसके पास आ गया था। वह बिल्कुल सीधे उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, कुछ व्यंग्यात्मक सी, जिसमें भाव था कि वह इतना सुस्त क्यों है। नीले फूल जमीन पर बिखर गए थे। वे अपने ही आप हाथ से छूट गए। विंस्टन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मानोगी? उसने कहा, मैं अभी तक ये भी नहीं जानता कि तुम्हारी आंखों की पुतलियों का रंग कैसा है। वे भूरी थीं, हल्की भूरी, और उनमें थोड़ी सी श्यामलता भी थी। उसने अब ये देख लिया था। अब तुमने मुझे भली भांति देख लिया ना? क्या अब भी तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, मैं 39 वर्ष का हूँ। मेरी एक पत्नी है। मैं उससे अलग नहीं हो सकता। मेरे टखने पर ऐसा फोड़ा है जो कभी ठीक नहीं होता। मेरे 5 दांत नकली हैं। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। अगले ही क्षण पता नहीं कैसे वह उसकी बाहों में थी। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह उसकी बाहों में सचमुच बंधी है। उसका जवान शरीर उससे बिल्कुल चिपका था। उसके घने काले बाल उसके मुंह पर छाए थे, और हाँ, सचमुच उसने अपना मुंह ऊपर उठा दिया और फिर वह उसके लाल होंठों का चुंबन ले रहा था। उसने अपनी बाहें विंस्टन के गले में डाल दी थी। अब विंस्टन ने उसे नीचे लिटा दिया। उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। वह जो चाहे कर सकता था, परंतु उसे निकटता के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति ही नहीं हो रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, परंतु निकटता की अनुभूति के साथ उसे कुछ गर्वानुभूति भी हो रही थी। अब लड़की उठ बैठी थी। उसके बालों में नीले फूल लग गए थे। उसने उनको झाड़ दिया।
वह उसके सहारे से बैठ गई और अपनी बाहें उसने विंस्टन की कमर में डाल दी। कोई बात नहीं डियर, जल्दी नहीं है, अभी बहुत वक्त है। परंतु ये स्थान कितना गुप्त है, नहीं? मैं एक बार लड़कियों के एक दल के साथ जब घूमने के लिए आई तो खो गई। तभी मैंने ये स्थान खोजा था। यदि कोई इधर आए तो हम उसके पैरों की आवाज 100 मीटर दूर से सुन सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? विंस्टन ने पूछा। जूलिया। और मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ विंस्टन, विंस्टन स्मिथ, उसने जवाब दिया। तुमको मेरा नाम कैसे पता लगा? मैं तुमसे अधिक और अच्छी तरह बातों का पता लगा सकती हूँ डियर। बताओ, मेरे कागज पर यह लिख कर देने के पूर्व कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते थे? मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसने कहा, मैं तुमसे घृणा करता था। मैं तुम्हारे साथ बलात्कार कर तुम्हें मार डालना चाहता था। 2 सप्ताह पूर्व तो मैं पत्थर से तुम्हारा सिर फोड़ देने की बात भी सोच रहा था। सच बताऊं, मैं तुम्हें विचार पुलिस से संबंधित समझता था। जूलिया बड़े आकर्षक ढंग से हंस रही थी। वह इसे अपने नकलीपन की प्रशंसा मान रही थी। तुम सोचते होगे कि मैं पार्टी भक्त सदस्य हूँ, वाणी और आचरण में एकदम शुद्ध। मेरे दिमाग में सिवाय झंडों, जुलूसों, नारों, खेलों और सामुदायिक भ्रमणों के अलावा कुछ नहीं चलता होगा। और तुम सोचते होगे कि मौका मिलते ही मैं तुम्हें विचार अपराधी घोषित कर मरवा डालूंगी। हाँ, कुछ इसी तरह की बातें मेरे दिमाग में थी। आजकल बहुत सी लड़कियां ऐसा करती हैं, ये तो तुम जानती हो। ये सब इसकी वजह से है। कहते हुए जूनियर एंटी सेक्स लीग की कमर पट्टी उतारकर जूलिया ने पेड़ पर फेंक दी। कमर पर हाथ पड़ते ही उसे जेब का ख्याल आया और उसने जेब में हाथ डालकर चॉकलेट निकाली। चॉकलेट के 2 टुकड़े करके आधा उसने विंस्टन को दे दिया। हाथ में लेने के पूर्व सुगंध से ही विंस्टन समझ गया था कि जूलिया के हाथ में कोई असाधारण चॉकलेट है। चॉकलेट का रंग गहरा और चमकीला था और वह रुपहले कागज में लिपटी थी। साधारण चॉकलेट भद्दे भूरे रंग के होते थे और उनका स्वाद राख सा लगता था। लेकिन कभी कभी उसने ऐसी चॉकलेट को भी चखा था। तुम्हें कहाँ मिल गई है? उसने पूछा। चोर बाजार से, उदासीन भाव से जूलिया ने कहा। मुझे ऐसी चीज चाहिए। मैं खिलाड़ी हूँ, जासूस दल की नेता हूँ। जूनियर एंटी सेक्स लीग में हफ्ते में 3 शाम में स्वेच्छा से काम करती हूँ। मैंने उनकी ऊट पटांग बातों का लंदन भर में प्रचार करने के काम को अच्छी तरह किया है। घंटों लगाए हैं इसमें। मैं हमेशा जुलूस में झंडा लेकर चलती हूँ। मैं हमेशा खुश दिखाई पड़ती हूँ और किसी भी काम को करने से जी नहीं चुराती। हमेशा भीड़ के साथ चिल्लाना चाहिए। यही मेरी प्रत्येक को शिक्षा है। सुरक्षित रहने का भी यही तरीका है। चॉकलेट का पहला छोटा टुकड़ा विंस्टन की जीभ पर घुल गया था। बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम अभी कम उम्र की हो, उसने कहा। मुझसे 10 या 15 वर्ष छोटी हो। तुमको मुझ जैसे आदमी में आकर्षण की क्या बात दिखाई दी? कुछ चेहरे में था। मैंने सोचा, कोशिश करती हूँ। मुझे बड़ी जल्दी पता लग जाता है कि कौन से लोग पार्टी भक्त नहीं हैं। देखते ही मुझे पता लग गया कि आप उनके विरुद्ध हैं। उनके शब्द से विंस्टन ने यह अर्थ लगा लिया कि जूलिया का मतलब पार्टी अधिकारियों से है, जो पार्टी के अंतरंग सदस्य होते हैं। वह उनका स्पष्ट रूप से परिहास कर रही थी। मैं जूलिया की स्पष्टवादिता से चकित था। जूलिया पार्टी के अंतरंग सदस्यों के संबंध में ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग कर रही थी जो पाखाने आदि की दीवारों पर लिखे दिखाई पड़ जाते थे। उसे उसका एक काम स्वाभाविक और स्वस्थ प्रतीत हुआ। अब वे धूप छाया में एक दूसरे की कमरे में हाथ डाले घूम रहे थे। पट्टी उतार देने के बाद जूलिया बड़ी कोमल लग रही थी। वे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे थे। जूलिया ने कहा कि छिपने के गुप्त स्थान के बाहर उनका चुप रहना ही उचित है। वे अब घूमते घूमते जंगल के किनारे पहुंच गए थे। जूलिया ने उसे रोक दिया। खुले में मत जाओ, शायद कोई देख रहा हो। हम पेड़ की शाखाओं के पीछे अधिक सुरक्षित हैं। अब वे झाड़ियों की छाया में खड़े थे। धूप हजारों पत्तियों से छनकर उनके चेहरों पर पड़ रही थी और किरणों में अब भी गर्मी थी। विंस्टन ने सामने के मैदान की तरफ देखा। अचानक वह उस जगह को पहचान सा गया। वह जानता था कि वह पुराना चारागाह थी। इसमें चारों तरफ पगडंडियां थीं और इधर उधर कुछ टीले थे। दूसरी ओर झाड़ियों की ओर पेड़ों की टहनियां हवा में बहुत धीरे धीरे हिल रही थीं। दूर से लगता था जैसे वे किसी रमणी के केश हों। अवश्य ही आसपास कहीं छोटी मोटी झील थी जिसमें बतखें तैर रही थीं। यहाँ कहीं झील है क्या? उसने बहुत धीरे से पूछा। हाँ, दूसरे मैदान के किनारे पर। उसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं। वे पेड़ों की छाया में झील में तैरती दिखती हैं। ये तो बिल्कुल स्वर्णिम प्रदेश है, वह बुदबुदाया। स्वर्णिम प्रदेश है? ये एक ऐसे दृश्य का नक्शा है जो अक्सर स्वप्न में मुझे दिखाई पड़ता है। देखो देखो, जूलिया ने कहा। कोई 5 मीटर दूर बिल्कुल उनके मुंह के सीध में पेड़ों की एक डाल पर एक चिड़िया बैठी थी। वह धूप में थी और वे छाया में, इसलिए उसने उनको नहीं देखा।
डाल पर बैठते ही उसने पंख फैलाए। इसके बाद फिर उन्हें सिकोड़ लिया। थोड़ी देर के लिए अपना सिर झुका लिया जैसे सूरज को प्रणाम कर रही हो, और उसके बाद कूकना शुरू कर दिया। तीसरे पहर की शांति में वह आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। विंस्टन और जूलिया मारे आनंद के एक दूसरे से और चिपक गए। कई मिनट गुजर गए, किंतु इस चिड़िया का संगीत बंद नहीं हुआ। हर बार नई आवाज वह गले से निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने गाने की कला का जानबूझकर उनके सामने प्रदर्शन कर रही है। कभी वे कुछ सेकंड के लिए रुक जाती थी और अपने पंख संभाल लेती थी, और फिर अपनी छाती फुलाकर गाना शुरू कर देती थी। विंस्टन अजीब सी श्रद्धा से वह कुहकना सुन रहा था। किसके लिए? क्यों चिड़िया गा रही थी? कोई साथी, कोई प्रतिद्वंदी उसे देख नहीं रहा था। वह इस जंगल के किनारे के एक पेड़ की टहनी पर एकांत में बैठकर बेकार अपनी संगीत लहरों को क्यों नष्ट कर रही थी? धीरे धीरे संगीत ने उसकी सारी चिंताएं हर ली। ऐसा लगा कि संगीत तरल बनकर धूप में मिल गया है और सारे जंगल पर छिड़क दिया गया है। अब उसने सोचना बंद कर दिया था और केवल अनुभव कर रहा था। जूलिया की कमर उसकी बाहों में थी। वह मुलायम और गर्म थी। उसने जूलिया को और पास खींच लिया और अब उनकी छातियां एक दूसरे से चिपकी थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जूलिया का शरीर घुला जा रहा है। जहां भी उसका हाथ जाता, जूलिया उसे पूर्ण समर्पण कर देती। उनके होंठ एक दूसरे से मिले थे। वह स्पर्श उन कठोर चुंबनों से बिल्कुल भिन्न था जिनका वे पहले कभी अनुभव कर चुके थे। जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो दोनों के मुंह से ठंडी सांस निकल गई। चिड़िया अब डरकर उठ गई। थोड़ी देर उसके पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती रही। अपने होठों को विंस्टन ने जूलिया के कानों पर रखकर कहा, अब? यहाँ नहीं, उसने उत्तर दिया। आओ अपने गुप्त स्थान पर वापस चलें, वहां हम अधिक सुरक्षित रहेंगे। वे जल्दी जल्दी उसी जगह फिर वापस चले गए। रास्ते में पैरों के नीचे एक आध सूखी टहनी आ जाने से उसके टूटने की आवाज अवश्य हुई। वे जब पेड़ों की घिरी हुई उस जगह पहुंच गए तो वह उसकी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। दोनों की सांस बड़ी तेजी से चल रही थी, परंतु जूलिया के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वह एक क्षण उसकी तरफ देखती रही। उसके बाद उसने अपने वर्दी के जिपर को छुआ और फिर लगभग वैसा ही हुआ जैसा उसने सपने में देखा था। उसने अपने कपड़े एकदम उतार डाले। उसकी त्वचा सूरज की किरणों में दूध की तरह चमक रही थी। क्षण भर उसने जूलिया के शरीर को नहीं देखा। उसकी आंखें जूलिया के चेहरे पर जमी थीं, जिस पर अब भी मुस्कुराहट थी। वह घुटनों के बल झुक गया और उसने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। क्या तुम पहले ऐसा कर चुकी हो? निस्संदेह, सैकड़ों बार। सैकड़ों बार नहीं तो कम से कम 20 बार। पार्टी सदस्यों के साथ? हाँ, हमेशा पार्टी के सदस्यों के साथ ही। क्या पार्टी के अंतरंग सदस्यों के साथ भी? नहीं, उन सूरों के साथ नहीं। लेकिन यदि मौका हो तो उनमें से बहुतेरे ऐसा करने को मिल जाएंगे। वे इतने दूध के धुले नहीं हैं जैसे वे कहते हैं। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। वह 20 बार ऐसा कर चुकी है। वह चाहता था कि ऐसा सैकड़ों हजारों बार हुआ हो। जिस बात से जरा भी भ्रष्टाचार का संकेत मिलता था, वही बात उसे बड़ी बड़ी आशाएं बंधा देती थी। कौन जानता है, संभव है पार्टी ऊपरी तौर पर मजबूत दिखती हो लेकिन अंदर से सड़ गई हो। बहुत मुमकिन है कि बलिदान और त्याग के सिद्धांतों का प्रचार अंदर की सड़ांत छिपाने के लिए हो। अब विंस्टन ने जूलिया को नीचे खींच लिया। इससे उसके चेहरे आमने सामने हो गए। सुनो, तुमने जितने आदमियों के साथ संभोग किया है उतना ही अधिक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये तुम समझ गई ना? हाँ। क्या तुम ऐसा करना पसंद है? मेरा मतलब केवल अपने आप में नहीं, मैं केवल संभोग की बात पूछता हूँ। विंस्टन फिर बोला, हाँ बहुत। मैं यही सुनना चाहता था। केवल एक आदमी का प्रेम नहीं, बल्कि संभोग की तीव्र इच्छा ही वह शक्ति थी जो पार्टी को चूर चूर कर देती। उसने घास और नीले फलों पर उसे लेटा दिया। इस बार कोई कठिनाई नहीं हुई। अब उसकी सांस इतनी तेज नहीं चल रही थी। कुछ समय बाद वे एक दूसरे से अपने आप को अलग कर बैठे। धूप में कुछ और गर्मी सी आ गई थी। दोनों को नींद सी आ गई। उसने अपने कपड़े खींचकर कुछ भाग जूलिया पर डाल दिया। दोनों एक साथ सो गए और आधे घंटे तक सोते रहे। विंस्टन की नींद पहले खुली। वह उठकर बैठ गया और जूलिया का चेहरा देखता रहा। वह अपनी हथेली का तकिया बनाए सो रही थी। उसका चेहरा सुंदर था। वह तरुण और सबल शरीर नींद में बिल्कुल असहाय पड़ा था। उसे दया आ रही थी और इच्छा हो रही थी वह उसकी हर प्रकार से रक्षा करे। उनका आलिंगन संघर्ष था और पूर्ण आनंद की प्राप्ति विजय। उन्होंने पार्टी को करारा घूंसा मारा था। ये राजनीतिक कर्म था। जूलिया ने कहा, हम एक बार यहाँ और आ सकते हैं। किसी भी स्थान का उपयोग 2 बार किया जा सकता है। बेशक महीने 2 महीने बाद ही यहाँ आना हो सकेगा। जागते ही जूलिया की चाल ढाल सामान्य पार्टी सदस्य की भांति हो गई। वह एकदम सतर्क थी और शीघ्रता पूर्वक तैयार हो गई।
पहले उसने अपने कपड़े पहने, इसके बाद कमर के चारों ओर पट्टी बांध ली और इसके बाद वापसी की बातें विस्तार पूर्वक निश्चित करने लगी। स्पष्ट था कि जूलिया में जैसी व्यवहार बुद्धि थी वैसी विंस्टन में नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसे लंदन और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में बहुत ज्ञान था। इसका कारण ये था कि उसने अनगिनत सामुदायिक भ्रमणों में भाग लिया था। अब की बार उसने जाने के लिए जो रास्ता तय किया वह आने वाले मार्ग से बिल्कुल भिन्न था। वह एक दूसरे ही रेलवे स्टेशन पर जा निकलता था। जिस रास्ते से आओ उससे वापस कभी मत लौटो, उसने ये कहकर महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थिर कर दिया था। पहले वह रवाना होगी, उसके रवाना होने के आधे घंटे बाद विंस्टन को प्रस्थान करना था। उसने 4 दिन बाद मिलने का एक स्थान भी निश्चित कर दिया। वे वहां दफ्तर का काम खत्म करने के बाद मिल सकते थे। वह स्थान निर्धनों की बस्ती में था। इस बस्ती में एक चोर बाजार था। यहाँ बराबर भीड़ रहती थी और बड़ा शोर होता रहता था। वह इधर उधर दुकानों पर जूतों के फीते या सोने का तागा खरीदने के बहाने घूमेगी। यदि सब ठीक ठाक हुआ तो वह अपनी नाक साफ करेगी, नहीं तो विंस्टन को बिना उसे पहचाने पास से गुजर जाना होगा। यदि भाग्य ने साथ दिया तो भीड़ में 15 मिनट बातचीत की जा सकेगी और अगली मुलाकात का स्थान भी तय किया जा सकेगा। जैसे ही विंस्टन ने उसके निर्देश समझ लिए वैसे ही उसने कहा, अब मैं चलती हूँ, मुझे शाम 7:30 बजे वापस पहुंचना है। मुझे जूनियर एंटी सेक्स दफ्तर में काम है, कुछ पर्चे वर्चे बांटने होंगे। क्या वाहियात काम है नहीं? जरा मेरे कपड़े तो झाड़ दीजिए, मेरे बालों में पत्ते आदि तो नहीं लगे हैं, ठीक से देख लीजिए। अच्छा, बाय डियर, बाय। अपने आप को उसने मिस्टन की बाहों में छोड़ दिया और लिपटकर जोरों से चुंबन किए। एक क्षण बाद ही वे पेड़ों की शाखाओं को हटाकर जंगल में खो गई। ऐसा करते ही उसने बहुत ही कम आवाज की। अब भी उसने जूलिया का जाति नाम या उसके रहने का पता नहीं पूछा था, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनके घर में मिलने या परस्पर पत्र व्यवहार करने की कोई संभावना नहीं थी। वह फिर उसे जंगल वाले गुप्त स्थान पर कभी नहीं गए। मई में फिर प्रेम करने का केवल एक ही अवसर और मिल सका। ये स्थान जूलिया का जाना हुआ था। ये चर्च का खंडहर था। उस स्थान पर 30 वर्ष पूर्व एक अणुबम गिरा था। वहां पहुंच जाने के बाद छिपना आसान था, लेकिन वहां से निकलकर आना या जाना खतरनाक था। शेष दिनों वे केवल सड़कों या पार्कों आदि में भीड़ के बीच में ही मिल सके थे। सड़कों पर एक विशेष ढंग से बातचीत करना संभव था। वे फुटपाथ पर चलते चलते बातें करते और यदि आसपास कहीं भी किसी पार्टी सदस्य को आता देखते या किसी टेलीस्क्रीन के समीप पहुंच जाते तो तुरंत बिना वाक्य समाप्त किए ही रुक जाते और इसके बाद फिर छूटे हुए वाक्य से बिना सिर उठाए बातें शुरू कर देते। जूलिया तो इस प्रकार की बातचीत की बहुत ही अभ्यस्त जान पड़ती थी। ऐसी बातचीत को वह किश्तों में बातचीत कहती थी। बिना होंठ हिलाए उसे बातें करने का अद्भुत अभ्यास था। रात की मुलाकातों में वे किसी प्रकार सबकी आंखों में धूल झोंक कर चुंबन भी ले लेते थे। कभी कभी वे लोग मुलाकात के स्थान पर पहुंचकर भी बात नहीं करते थे, कारण कभी पुलिस की गश्ती दल होता था तो कभी ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा होता था। यदि कुछ खतरा कम हुआ तो भी मिलना कठिन था। विंस्टन सप्ताह में 60 घंटे काम करता था। जूलिया को इससे कुछ और अधिक घंटे काम करना पड़ता था। उनकी साप्ताहिक छुट्टियां अक्सर अलग अलग पड़ती थीं क्योंकि छुट्टी का दिन ही काम की अधिकता या काम के अनुसार निश्चित किया जाता। जूलिया की कोई शाम शायद ही कभी खाली होती थी। वह व्याख्यानों और प्रदर्शनों में, जूनियर एंटीसेक्स लीग के प्रचार साहित्य के वितरण, घृणा सप्ताह के लिए झंडे तैयार करने, बचत अभियान के सिलसिले में छोटी छोटी रकमें जमा करने के काम में तथा अन्य ऐसे ही कामों में बहुत ज्यादा वक्त देती थी। उसका कहना था ऐसा करने से अपने प्रेम कांड पर पर्दा डालने में सहायता मिलती है। यदि आप छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो बड़े नियम कभी कभी तोड़ भी सकते हैं। उसने प्रयत्न करके विंस्टन को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि अन्य उत्साही पार्टी सदस्यों की भांति वह भी सप्ताह में एक शाम स्वेच्छा से गोला बारूद के कारखाने में काम करे। अतएव विंस्टन सप्ताह में एक बार शाम को 4 घंटे बड़े कष्ट से बिताता था। वह डिबरी के हल्के प्रकाश में बमों के फ्यूजों के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ता था। यहाँ एक तरफा तो हथौड़े बजते थे और दूसरी ओर टेलीस्क्रीन का संगीत चलता था। दोनों मिलकर अजब सा समा बांध देते थे। जब वे चर्च वाले मीनार के पास मिले तो उनकी जो बातें अधूरी रह गई थी वह उन्होंने पूरी कर ली। तीसरे पहर का वक्त था और बाहर बड़ी गर्मी थी। जिस स्थान पर वे ऊपर मीनार में थे वह जगह भी बड़ी गर्म थी और वहां कुछ बदबू भी थी। ये बदबू कबूतरों की बीट की थी। वे वहां धूल भरे पत्तियों और टहनी से भरे फर्श पर घंटों बैठे बातें करते रहे। वे बारी बारी उठकर मीनार की नुकीली दरारों से झांक कर नीचे देख लेते थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। जूलिया 26 वर्ष की थी। वह लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। उसके साथ 30 और लड़कियां रहती थीं और वह, जैसा कि मिस्टर ने अनुमान किया था, फिक्शन विभाग के उपन्यास लेखन यंत्र पर काम करती थी।
वह उपन्यास लिखने की सारी यांत्रिक प्रक्रिया का वर्णन कर सकती थी। उसे आयोजन समिति के निर्देशों से लेकर दोहराने वाले लेखों के दल के कार्य तक का पूरा ब्यौरा मालूम था। परंतु वह उपन्यास के छपकर तैयार हो जाने वाले रूप में रुचि नहीं रखती थी। वह पढ़ने वढ़ने की फिक्र में नहीं रहती थी। जूतों के फीतों या मुरब्बों की तरह किताबें भी वस्तुएं थीं जिनका उत्पादन होना चाहिए था, बस इससे अधिक कुछ नहीं। सन 1960 के आरंभ की बातों की उसे कोई याद नहीं थी। क्रांति के पूर्व की दशा के बारे में केवल उसके दादा बात किया करते थे। वह जब 8 वर्ष की थी तभी वे लापता हो गए। स्कूल में वह हॉकी टीम की कप्तान थी। उसने लगातार 2 वर्षों तक शारीरिक व्यायाम की ट्रॉफी जीती थी। जासूस दलों की वह नेता भी रही है। जूनियर एंटीसेक्स लीग के सदस्य बनने के पूर्व वह यूथ लीग की शाखा सेक्रेटरी भी थी। चारित्रिक मामलों में बस उस पर कभी कोई दाग नहीं आया। फिक्शन विभाग के एक विशिष्ट स्थान पर उसको अपनी चारित्रिक योग्यता के कारण ही काम मिला था। इस जगह मजदूरों के लिए सस्ते किस्म के उपन्यास छापे जाते थे। उस जगह का नाम उन लोगों ने कूड़ा करकट घर रख छोड़ा था। वहां वह ऐसी पुस्तकों को तैयार करने में मदद करती थी जो मुहरबंद कागजी लिफाफों में बंधकर बाजार में बेची जाती थी। इन पुस्तकों के नाम होते थे दुष्टता की कहानियां या लड़कियों के स्कूल में एक रात आदि। इन किताबों को युवक मजदूर ये समझकर खरीदते थे कि वे वाकई कोई गैर कानूनी चीज खरीद रहे हैं। ये कैसी किताबें हैं? विंस्टन ने उत्सुकतावश पूछा। वो बिल्कुल रद्दी, बड़ी बोर। उनके पास 6 कथानक हैं। वे उन्हीं में हेर फेर करके नई नई पुस्तकें छापते रहते हैं। मैं तो केवल उस मशीन पर काम करती हूँ। मैं कभी लेखकों के दल में नहीं रही। मैं साहित्यिक नहीं हूँ। उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि विभागीय अध्यक्ष को छोड़कर जिस जगह जूलिया काम करती थी वहां सब लड़कियां ही काम करती थी। कारण यह था कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की काम वृत्ति अधिक असंयमी होती है, इसलिए जो गंदगी वहां चपती थी उससे लड़कों के बिगड़ जाने की अधिक आशंका थी। जूलिया ने बताया, वे लोग तो वहां विवाहित स्त्रियों को भी रखना पसंद नहीं करते। कुमारियों को बड़ा शुद्ध समझा जाता है, लेकिन इस नियम का अपवाद मैं ही हूँ। जूलिया का पहला प्रेम किस्सा 16 वर्ष की अवस्था में 60 साल के एक पार्टी सदस्य से चला था। बाद में उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। जूलिया ने कहा, अच्छा ही किया, वरना मैं अपने बयान में मेरा भी नाम ले लेता। तब से फिर अनेक प्रेम कांड हुए। उसके लिए जीवन साधारण और सीधा साधा था। आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। वे पार्टी वाले आपको रोकते हैं, आप नियम भंग करते हैं। वे आपको आनंद से वंचित रखने के लिए नियम बनाते हैं। आप अपनी जान बचाते हुए नियम भंग करते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं पार्टी से घृणा करती थी और वह स्पष्ट शब्दों में ये बात कह भी देती थी। उसने ब्रदरहुड का नाम नहीं सुना था और उसका अस्तित्व भी वह नहीं जानती थी। वह पार्टी के विरुद्ध ऐसा कोई विद्रोह नहीं करना चाहती थी जो असफल हो जाए। चतुराई इसमें थी कि नियम तोड़ो और जिंदा बचे रहो। मैं सोच रहा था, जूलिया जैसे न जाने कितने और व्यक्ति युवा पीढ़ी में होंगे जो पार्टी के आसमान को अपरिवर्तनीय समझते होंगे। वे उसकी सत्ता के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाते थे, केवल धोखा देते थे, ठीक उसी तरह जिस प्रकार खरगोश कुत्तों को धोखा देते हैं। उन्होंने विवाह की संभावना पर कभी विचार नहीं किया। ये बात इतनी ही असंभव थी कि उसके संबंध में विचार करना भी व्यर्थ जान पड़ता था। यदि विंस्टन कैथरीन से किसी प्रकार अपना पिंड छुड़ा भी लेता तो भी पार्टी कमेटी ऐसे विवाह की कभी अनुमति नहीं देती। विवाह का तो दुस्वप्न भी नहीं देखा जा सकता था। वह कैसी थी, आपकी बीवी? जूलिया ने पूछा। तुमने नई भाषा का वे शब्द सुना है, अच्छे विचारों वाली, जिसका अर्थ होता है जो पार्टी के विरुद्ध कोई बात ही ना सोच सके। ऐसी थी वह, घोर पार्टी भक्त। मैंने शब्द तो नहीं सुना, लेकिन इस प्रकार के लोगों को जानती अवश्य हूँ। इसके बाद वह अपने दाम्पत्य जीवन की कथा उसे सुनाने लगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि कथा का विशिष्ट भाग जूलिया को पहले ही मालूम था। जूलिया ने स्वयं ही उसे बता दिया था कि वह किस प्रकार विंस्टन के स्पर्श करते ही अपने अंग प्रत्यंग को कठोर बना लेती होगी और फिर उसे ये लगता होगा कि कैथरीन उसे पीछे धक्का देकर हटा रही है, हालांकि उसके हाथ विंस्टन के चारों ओर होते होंगे। उसने कहा, मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लेता, किंतु एक बात मुझे असह्य थी। इसके बाद विंस्टन ने उस दिन का विशेष और अनिवार्य कार्यक्रम बताया जिस रात कैथरीन उसके साथ ही सोती थी। वह इस रात्र के कार्यक्रम को एक विशिष्ट नाम से पुकारती थी जिसकी शायद तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। क्यों? वह कहती होगी, ये पार्टी के लिए हमारा कर्तव्य है। जूलिया ने तपाक से कहा। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने भी स्कूल में पढ़ा है। वहां 16 वर्ष के ऊपर की लड़कियों को सेक्स पर सप्ताह में एक बार व्याख्यान दिया जाता है। जूनियर लीग में भी वे ये बातें वर्षों दोहराते हैं और कूट कूट कर दिमाग में भर देते हैं। इसके बाद जूलिया ने इस विशेष में और विस्तार से बातें की। वह सेक्स संबंधी हर पार्टी नियम की गहराई को समझती थी। वे बातें भी जिन्हें विंस्टन नहीं जानता था।
पार्टी न केवल सेक्स भावनाओं को इसलिए समाप्त कर देना चाहती थी क्योंकि इससे हर व्यक्ति का अपना एक अलग मानसिक जगत बन जाता है, अभी तो इसलिए भी कि ऐसा होने देने से पार्टी का व्यक्ति पर नियंत्रण कम हो जाता था। दूसरे, सेक्स न करने से लोगों को हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लगते थे। ये वांछनीय था। इसको युद्ध ज्वर के रूप में बदला जा सकता था। लोग इस कारण नेता की पूजा करने के लिए इच्छुक हो जाते थे। जूलिया का कहना था, प्रेम करने में आपकी शक्ति खर्च होती है, इसके बाद आप प्रसन्नता अनुभव करते हैं तथा अन्य चिंताओं का आप पर से असर हट जाता है। पार्टी को ये सहन नहीं है। वे चाहते हैं कि हर समय आप में शक्ति फूटती रहे। ये मार्च, हर्ष ध्वनियां, झंडियों को हिलाना, इन सब की अधिकता यौन विकृति का चिन्ह है। यदि आप अंतःकरण से प्रसन्न हैं, तो मोटा भाई या 3 वर्षीय योजना के संबंध में आपको उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है? 2 मिनट की घृणा प्रचार की फिल्में तथा अन्य वैसी ही चीजें देखकर आप क्यों उत्तेजित होंगे? विंस्टन सोचता था कि ये बात बिल्कुल ठीक है। कौमार्य या ब्रह्मचार्य व्रत और राजनीतिक अंधभक्ति में अवश्य ही यही संबंध था। पार्टी को भय, घृणा करने वाले तथा पागलों जैसी बातों पर विश्वास करने वाले लोगों की जरूरत थी। यह सब बिना इस प्रकार कोई ऊर्जा दबाए किसी तरह संभव होता। यौन भावना पार्टी के लिए खतरनाक थी, इसलिए पार्टी ने इसे ये रूप दे रखा था। यही चाल उन्होंने माता पिता के अभिभावक से भी खेली थी। परिवारों का उन्मूलन असंभव था। लोगों को बच्चों से बड़ा प्यार होता है। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी गई थी कि वे अपने माँ बाप के ही विरुद्ध हो गए थे और उनकी जासूसी करते थे। परिवार विचार नियंत्रक पुलिस की शाखा बन गए थे। ऐसी तरकीब की गई थी, एक दूसरे के निकटतम व्यक्ति सदा एक दूसरे पर जासूसी करते थे। ये जासूसी दिन रात चलती थी। पता नहीं क्यों वह फिर सहसा कैथरीन की बात सोचने लगा था। कैथरीन की यादें विंस्टन के विचारों को जरा भी पता चल जाता तो वह निस्संदेह बिना संकोच उसे विचार पुलिस के हवाले कर देती। वे धूल भरे फर्श पर बराबर बराबर बैठे थे। उसने जूलिया को अपनी बगल में खींच लिया। वह उसके कंधे पर ढुलक गई। उसके बालों की गहरी सुगंध में कबूतरों की बीट की सड़ांध खो गई। उसने सोचा, जूलिया अभी बड़ी कमसिन है, उसे अब भी जीवन का आनंद लेना है। शायद वह अनुभव करती थी कि कभी कभी विचार पुलिस उसे अवश्य पकड़ लेगी, परंतु उसका विश्वास था कि आदमी की अपनी एक दुनिया अलग हो सकती है और उसमें गुप्त रूप से जैसा चाहे वह वैसा रह भी सकता है। जरूरत केवल इस बात की है कि भाग्य दाहिने रहे, अकल हो और जरा बहादुरी हो। मैं नहीं मानती थी कि विजय बहुत दूर है। इसकी भी आवश्यकता नहीं है कि पार्टी के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने के बाद अपने शरीर को लाश ही समझना चाहिए। हम मृत हैं, विंस्टन ने कहा। हाँ, क्या बेकार की बातें करते हो। तुम मेरे साथ सो सकते हो, ये अस्थि पिंजर के साथ। क्या तुम्हें जीवित रहने में आनंद नहीं आता? क्या मुझे स्पर्श करना पसंद नहीं है? ये मैं हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। मैं यथार्थ हूँ, बिल्कुल सत्य। क्या तुम इसे नापसंद करते हो? उसने अपने आप को सिकोड़ लिया और उसकी गोद में और सिमट गई। उसे लग रहा था वह अपनी तरुणाई और शक्ति से उसे सींच रही है। हाँ, मैं पसंद करता हूँ, उसने कहा। तो फिर मौत की बातें बंद करो और अब सुनो, हमें अगली मुलाकात के बारे में तय करना है। हम लोग जंगल वाली जगह पर फिर जा सकते हैं। अब काफी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इस बार तुम्हें बिल्कुल दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। मैंने पूरी योजना बना ली है। तुम ट्रेन से जाना, लेकिन देखो, अच्छा मैं नक्शा ही बना देती हूँ। और फर्श की धूल भरी सतह पर उसने कबूतर के घोंसले से टहनी निकालकर नक्शा बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज की मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी लेकर मैं आऊंगी आपके लिए 1984 नॉवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल का अगला भाग। तब तक जुड़े रहिए।